हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। जो झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसे हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे जिसे हम लोग व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं प्रतिदिन। जो पुराने प्रश्न हैं उसे वन लाइनर्स के फॉर्म में देखते हैं। इसके अलावा सेशन के अंत में होता है एक अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए होता है, जिसे आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। और इसका PDF मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। और 17 अगस्त के इस 2024 को चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस सेशन में सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो में कौन सा अभ्यास प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को किसने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑप्शन ए जस्टिस S चंद्रशेखर, ऑप्शन बी जस्टिस SN प्रसाद, ऑप्शन सी जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी अथवा ऑप्शन डी जस्टिस MS रामचंद्र राव। दोस्तों, राज्यपाल संतोष गंगवार को जस्टिस SN प्रसाद द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आपको बता दें कि संतोष गंगवार जो झारखंड के नए 12वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उन्हें 31 जुलाई 2024 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद यानी SN प्रसाद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल चुने गए हैं, यानी नियुक्त हुए हैं। संतोष गंगवार के बारे में मूल रूप से दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। उनका जन्म भी बरेली में 1948 में हुआ था और उनकी राजनीतिक शुरुआत 1984 में बरेली से ही हुई थी, उत्तर प्रदेश से। लंबे समय तक ये सांसद रहे हैं, 8 बार वे बरेली से सांसद चुने गए हैं। लंबे समय तक बीजेपी में रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी व मोदी सरकार में भी कई मंत्रालयों को वो देख चुके हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए प्रश्नों को जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और आज हम जिस प्रश्न को देखने वाले हैं या जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वे ये सारे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केशव महतो कमलेश, जिन्हें झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केशव महतो को किनके स्थान पर झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कांग्रेस की क्या स्थिति है झारखंड में, इसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर सहमति दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, और क्या नाम रखा जाना है इसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा झारखंड मिलेट मिशन योजना, यानी जो मोटे अनाज है उसके संबंध में यह प्रश्न है और कितने वर्षों के लिए यह मिशन शुरू किया गया है झारखंड में, इस प्रश्न को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो केंद्रीय बजट 2024-25 का आया है, इसमें बता दें कि इस योजना या अभियान के तहत 63,000 गाँव के विकास की बात की गई है। ये कौन सी योजना है और यह योजना में क्या क्या मिलने वाला है झारखंड को, या फिर कह सकते हैं कि जनजातीय प्रदेशों को, उसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में ही 5 राज्यों के लिए एक अलग से योजना शुरू की गई है, जिसमें झारखंड को भी शामिल किया गया है। ये कौन सी योजना है और क्या इसका उद्देश्य है, इन्हीं सभी प्रश्नों को हम लोग आज व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं प्रश्न है, झारखंड में किसके स्थान पर केशव महतो कमलेश को झारखंड प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों सुखदेव भगत, ऑप्शन बी इरफान अंसारी, ऑप्शन सी रामेश्वर उरांव अथवा ऑप्शन डी राजेश ठाकुर। दोस्तों, अभी तक राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब इनके स्थान पर ही केशव महतो कमलेश को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी आपको बता दें कि केशव महतो कमलेश को झारखंड प्रदेश का नया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यह नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि केशव महतो कमलेश दिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं।
और राजेश ठाकुर के स्थान पर उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राजेश ठाकुर 25 अगस्त 2021 से कांग्रेस के अब तक अध्यक्ष थे। इसके अलावा और भी कुछ नियुक्ति की गई है झारखंड में। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुना गया है राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें यानी विधानसभा की, तो झारखंड में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल 17 विधायक हैं। वहीं अगर मंत्रालय की बात करें तो झारखंड में जो सरकार है उसमें 4 मंत्री हैं जो कांग्रेस के कोटे से आते हैं। यह है रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 2 सदस्य हैं झारखंड से, लोकसभा सदस्य यानी एमपी हैं। लोकसभा में ये खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत। वहीं राज्यसभा की बात करें तो झारखंड से कोई भी एमपी राज्यसभा में वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न है, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या करने की सहमति झारखंड सरकार द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए डाल्टन नगर, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी मेदिनीनगर अथवा ऑप्शन डी चैनपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मेदिनीनगर इसका नाम होगा, यानी डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया जाएगा जिसकी सहमति दी गई है और यह स्टेशन का अब नाम होने वाला है मेदिनीनगर। और जैसा कि आपको पता होगा शहर का नाम पहले ही मेदिनीनगर किया जा चुका है। आपको बता दें कि डाल्टनगंज जो रेलवे स्टेशन है अब तक उसका नाम बदलकर मेदिनीनगर करने की सहमति पलामू के लोग सहमति दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा और इसकी मांग पलामू के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। बता दें कि पलामू जिले के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति झारखंड के मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। इस शहर का नाम डाल्टनगंज से बदलकर मेदिनीनगर पहले ही किया जा चुका है, अब रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने पर सहमति बन गई है। वहीं डाल्टनगंज के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश राज में एक कर्नल हुआ करते थे जिसका नाम था कर्नल एडवर्ड डाल्टन और इन्हीं के नाम पर डाल्टनगंज रखा गया था शहर का नाम, जो 1861 में छोटा नागपुर के कमिश्नर हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पर यानी कर्नल डाल्टन के नाम पर डाल्टनगंज पड़ा था इसका नाम। अब चेरो वंश के जो प्रतापी राजा हुए हैं, सबसे फेमस राजा जिसे राजा मेदिनी राय के नाम से जानते हैं, इनके नाम पर अब ये शहर का नाम रखा जाएगा और इसका नाम मेदिनीनगर रखने का प्रस्ताव किया गया है और पास कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। बता दें कि 2003 में राजा मेदिनी राय के नाम पर इस शहर का नाम मेदिनीनगर किया गया था। उस समय बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मिलेट मिशन योजना कितने वर्षों के लिए झारखंड में शुरू की गई है, 1, 2, 5 या 10। दोस्तों जो झारखंड मिलेट मिशन झारखंड में शुरू की गई है ये 5 वर्षों के लिए शुरू की गई है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि 2023-24 से 27-28 के बीच के लिए यानी 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है इस योजना को और झारखंड के सभी जिलों में यानी कुल 24 जिलों में झारखंड मिलेट मिशन योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि मोटे अनाज की खेती पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है। 1 एकड़ के लिए 3,000 रुपये 1 एकड़ के लिए 3,000 रुपये यानी प्रति एकड़ 3,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये किसान को दिए जाएंगे मोटे अनाज उगाने पर, यानी अधिकतम 5 एकड़ ज़मीन पर कोई किसान अगर खेती करता है मोटे अनाज की तो उसे 15,000 रुपये तक 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा और 2024-25 से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं मोटे अनाज जिसे मिलेट्स कहते हैं दोस्तों, जैसे मड़ुआ, बाजरा, ज्वार बाजरा, सावा, कोदो, कुटकी, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले अनाज हैं।
वहीं इसके अगर लाभ की बात करें तो ये पाचन में काफ़ी सहायक होता है, हड्डियों को मजबूती देता है, वज़न कम करने में भी काफ़ी सहायक होता है, हार्ट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है और एनेमिक लोगों के लिए यानी जिनमें खून की कमी है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और डायबिटिक लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ये सहायक होता है। यही मोटे अनाज का लाभ है। और पूरे विश्व में इस बार 2023 में बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया था, यानी पूरे विश्व में मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो मूल रूप से फाइबर, प्रोटीन, फोलेट, आयरन, अमोनिया एसिड्स आदि, अमीनो एसिड्स आदि काफ़ी मात्रा में मिलती है इस मोटे अनाज में। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो मिलेट्स है एंटी एजिंग गुणों से भी भरपूर है, यानी रिंकल्स वगैरह बॉडी पे अब बहुत जल्दी नहीं पड़ते हैं, यानी त्वचा पे जो रिंकल्स नज़र आते हैं वो भी कम नज़र आएंगे। यानी काफ़ी लाभ है इस मोटे अनाज से इसलिए। और दूसरी बात यह कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सूखे स्थान पर भी इसे उगाया जा सकता है, इसलिए इसे झारखंड में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना या अभियान के तहत 63,000 गाँव के विकास के लिए एक नई योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत सूर्योदय योजना अथवा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत पूर्वोदय योजना। दोस्तों आपको बता दें कि यह योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान और इसके तहत 63,000 गाँव को विकसित किया जाना है और इसकी घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट 2024-25 में। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की जो शुरुआत की गई है इसके तहत 63,000 गाँव के विकास के लिए एक नई योजना लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्रीय बजट के दौरान ये घोषणा की गई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत हो रही है और जनजातीय बहुल गाँव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवार के लिए संपूर्ण कवरेज इसके तहत दिया जाना है, यानी संपूर्ण विकास की बात की जा रही है। वहीं 63,000 गाँव को कवर किया जाना है और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे लाभ होगा और यही उद्देश्य है कि 5 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके, पूरे गांव को कवर किया जाए और जो जनजातीय समुदाय हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। यही अभियान है जो घोषणा की गई है 2024-25 के केंद्रीय बजट में। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार के द्वारा बजट में इस बार जनजातीय मामलों के मंत्रालय को यानी ट्राइबल अफेयर्स के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और ये भी केंद्रीय योजना से ही संबंधित है और यह प्रश्न है केंद्रीय बजट दोस्तों ये भी केंद्रीय बजट से ही संबंधित है जो कि 2024-25 बजट पे है। केंद्रीय बजट 2024-25 में 5 राज्यों के लिए किस योजना की शुरुआत की बात की गई है जिसमें झारखंड को भी शामिल किया गया है? दोस्तों योजना है कार्योदय या जनमन योजना या सूर्योदय योजना या पूर्वोदय योजना। दोस्तों इस बार जो 5 राज्यों को शामिल किया जाना है और जिस योजना की शुरुआत की जा रही है वह है पूर्वोदय योजना, यानी पूर्वी भारत के कुछ राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस संबंध में आपको बता दें कि देश के पूर्वी हिस्से के विकास के लिए इसे शुरू किया गया है और इसका नाम रखा गया है पूर्वोदय योजना और योजना से देश के 5 राज्यों को लाभ होने वाला है। ये 5 राज्यों में झारखंड को भी शामिल किया गया है और झारखंड के अलावा जो 4 राज्य हैं वह बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, यानी देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। अगर इसके स्कीम के उद्देश्य की बात करें तो पूर्वोदय योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसर को तैयार करना,
पूर्वी भाग विकसित भारत के क्षेत्र में लक्ष्य को हासिल करने की अहम भूमिका निभाना इसके उद्देश्यों में शामिल है। दोस्तों, इसको बता दें कि पूर्वोदय योजना से मानव संसाधन का विकास किया जाना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना जो यहाँ के निवासी हैं उनको, और पूर्वी भारत को विकसित करना इसका मूल उद्देश्य है। इसके अलावा इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें झारखंड के संबंध में, तो झारखंड खनन और प्राकृतिक संसाधनों से चूँकि भरपूर है, खनिज संपदा यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ध्यान केंद्रित कर रोजगार और राजस्व का सृजन करना ही इसका मूल उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और रिवीजन के तौर पे ये प्रश्न है। इस वर्ष यानी 2023 पिछले वर्ष की बात है दोस्तों, किस जिले को काला जार मुक्त जिला घोषित किया गया था? ये जिला है दुमका जिला, जिसे काला जार मुक्त जिला घोषित किया गया था 2023 में। झारखंड के कितने उत्कृष्ट विद्यालयों को अप्रैल 2023 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से विद्यालयों का संचालन सीबीएसई की संबद्धता के साथ शुरू की गई है। ऐसे दोस्तों 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं जिनकी शुरुआत की गई थी, और अब सीएम एक्सीलेंस के नाम से ये सारे विद्यालय जाने जा रहे हैं। झारखंड में 33वें मैक्सी फेयर का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन दोस्तों जमशेदपुर के XLRI में किया गया था। जेपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह है दोस्तों नीलिमा किरकेट्टा, जिन्हें 2023 में जेपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। झारखंड सरकार केंद्र की किस योजना में फिर से शामिल होने का निर्णय ले चुकी है? यह है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कुछ दिनों के लिए झारखंड सरकार इससे अलग हो गई थी। कन्याकुमारी में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय थांग ता चैंपियनशिप मुकाबला में झारखंड के कितने प्रतिभागी ने मेडल जीता था? दोस्तों, इसमें 2 मेडल आया था झारखंड को, दोनों ब्रॉन्ज मेडल था। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित ममता वाहनों पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दोस्तों, आपको बता दें कि 800 रुपये में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इसे 1250 रुपया कर दिया गया है। 11-12 फरवरी 2023 को झारखंड के राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? इसे दोस्तों पलामू के दुबिया खाड़ में शुरू किया गया था इस महाकुंभ मेला को। झारखंड में संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का दर या प्रतिशत कितना है? बता दें कि झारखंड का 70% है और राष्ट्रीय औसत 61.9% है। यानी 100 में 70 महिलाओं का प्रसव किसी न किसी अस्पताल में हो रहा है झारखंड में। और इसके अगर रैंकिंग में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की रैंकिंग की बात करें तो झारखंड इसमें अव्वल रहा है। और एवरेज की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है झारखंड का औसत, यानी कुल 70% है, जबकि नेशनल जो एवरेज है वो 61.9% है। झारखंड में सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2023 को की गई थी? ये दोस्तों जल संरक्षण योजना है। संथाली भाषा साहित्य संस्कृति को समृद्ध बनाने वाले तथा संथालों की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रेरित करने वाले रेवरेंड L.O. श्रोफ्सर्ड किस देश के नागरिक थे जिनकी 184वीं जयंती मनाई गई है? दोस्तों, ये हैं नॉर्वे के रेवरेंड L.O. श्रोफ्सर्ड, जो संथाली भाषा के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं। इनका काफ़ी सराहनीय योगदान है साहित्य और संस्कृति के मामले में, अगर हम संथाली भाषा की साहित्य संस्कृति की बात करें तो। चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, राणा प्रताप सिंह किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में झारखंड के लिए 2 गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है स्विमिंग, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी थांगटा अथवा ऑप्शन डी गटका। यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट, और इसमें देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद।